जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का उभार हुआ था और उस प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे देश के अंदर अपनी जड़ें मजबूत की थीं, उसी प्रकार से अब दूसरा प्यादा प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उभारा जा रहा है और उसका मकसद वही है जो अरविंद केजरीवाल के माध्यम से उन्होंने पिछले 11 साल में किया है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अब उपयोगिता खत्म हो गई है, इसलिए अब उन्होंने जो केजरीवाल साहब को करना था भारतीय जनता पार्टी के लिए कर दिया है। इसलिए उन्होंने एक प्रकार से दिल्ली सौंप दी है भारतीय जनता पार्टी को अपने कुशासन के लिए। और अगली तैयारी उनकी है कि पंजाब में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश दिलाया जाए। अकाली दल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। वास्तविकता में पंजाब के अंदर दो ही शक्तियां हैं जो आपस में लड़ रही हैं आज की तारीख में, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी। दोनों कभी इंडिया गठबंधन का में साथ थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किन कारणों से इंडिया गठबंधन को छोड़ा और ये कहा कि हम विपक्ष में तो हैं लेकिन इंडिया गठबंधन में नहीं है, इसकी भी मीमांसा और समीक्षा करने की आप लोगों को आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि एंटी बीजेपी वोट को हमें डिवाइड करना है और इंडिया गठबंधन में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो उससे इंडिया गठबंधन को नुकसान इसलिए नहीं होता कि जो एंटी बीजेपी वोट है कि वो सारे के सारे कंसोलिडेट हो जाते हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं होता, जैसे ओवैसी साहब भी करते हैं। अगर वो महागठबंधन में आ जाएं तो मानी बात है उनके छवि से पोलराइजेशन हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। इसीलिए वो भी एक कुछ हल्ला छोड़ते हैं कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं बिहार के अंदर, और अगर मैं शामिल नहीं किया तो हम इन्हें हरा के मानेंगे और इनके गर्दन तक हमारा पहुंच जाएगा हाथ। इसका मतलब यह है कि महागठबंधन को हम दोनों तरफ से नुकसान तो पहुंचाएंगे, चाहे शामिल हो के या शामिल ना के, लेकिन ये नहीं करेंगे कि त्याग करें, इलेक्शन न लड़ें और महागठबंधन को जीतने दें अगर वो भारतीय जनता पार्टी के वास्तविकता में प्रतिद्वंदी हैं। आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर बहुत सक्रिय नहीं है लेकिन गुजरात में बहुत ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि उसको पता है कि गुजरात में इस बार जो अगला चुनाव होने वाला है, राहुल गांधी बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और जिग्नेश मेवाणी भी वहां बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और गुजरात बिहार के बाद एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा जहां पे गृह राज्य मोदी जी का जो है उस चुनौती का सामना कर रहा होगा। वहां आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय है। ये पहले की तरह 12-13 वोट को काटे और भारतीय जनता पार्टी को जिता दे। यही गोवा के अंदर करें और यही गुजरात के अंदर करें, लेकिन बिहार के अंदर सक्रिय ना हो, क्योंकि वहां पे दो खिलाड़ी, धुरंधर खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी मौजूद हैं इन महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक ओवैसी साहब और एक प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर की एक एक कार्य प्रणाली का अगर आप सूक्ष्म अध्ययन करें तो उसमें पता चलेगा कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने खेल किया था बिल्कुल वैसा ही खेल प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 2013 में उनका उदय हुआ, अन्ना हजारे के आंदोलन से उनका उदय हुआ, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनका शुरू हुआ। उन्होंने अन्ना हजारे को मौके पे छोड़ा और राजनीतिक दल फ्लोट किया, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई में दिल्ली के विधानसभा में बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जो हैव नॉट्स हैं वो हैव से बहुत ज्यादा हैं और सारे के सारे कंसोलिडेटेड हैं कांग्रेस की तरफ। तो उन्होंने उस वोट बैंक को टारगेट किया, अपनी पार्टी फ्लोट की और भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान पहुंचाया, साथ में कांग्रेस को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। और जब कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई, उसके ज्यादातर 70-80% वो आदमी पार्टी के पास चले गए। बीजेपी के अपने वोट बिल्कुल लॉयल थे ही, तो वही भारतीय जनता पार्टी जीत गए और अब आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव या वहां की समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा आंदोलित नहीं होती। चाहे भारतीय जनता पार्टी कहे जहां झुग्गी वहां मकान, वहां झुग्गियां तोड़ दी जाएं, लाखों लाख बेघर कर दिए जाएं, कुत्तों को बिल्कुल विजय गोयल और रेखा गुप्ता उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दें, तो इस प्रकार की चीजों के बावजूद आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा आज उद्वेलित दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन उनका सारा का सारा केजरीवाल का ध्यान जो है वो गुजरात की तरफ है। प्रशांत किशोर पे अगर ध्यान दें तो प्रशांत किशोर
एक ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, उनको भी ये पता है कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था ओवैसी साहब ने, और एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां कैंडिडेट थे वहां तो अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, लेकिन जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां अपने उम्मीदवार खड़े किए, और ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे थे जो आरएसएस और बीजेपी बैकग्राउंड के थे। तो बीजेपी आरएसएस के जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे वो तो आ गए इन कैंडिडेट्स की तरफ, जो कि इनकी तरफ से लड़े थे, जेडीयू एलजेपी की तरफ से। जेडीयू के वोट डिवाइड हो गए और वहां पे या तो जेडीयू जीत गई या महागठबंधन जीत गए, तो जेडीयू बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां कैंडिडेट खड़े थे वहां पे एलजेपी ने ये किया नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के वोटर्स ने क्योंकि बीजेपी को वोट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ गई, जेडीयू को उन्होंने समेट दिया। अच्छा, अब एलजेपी वो काम करेगी कि नहीं करेगी अगले 10 दिन में पता चल जाएगा, 2-4 दिन में इलेक्शन वहां डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का जरा गेम प्लान समझिए। लेकिन गेम प्लान करते करते उन्होंने अपने को भी पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। देखिए, इसमें तो उन्होंने खुद एडमिट किया कि मेरे को पैसे की कोई कमी नहीं है, 250-300 करोड़ रुपए मैंने कमाया है, इतने 20 करोड़ से ज्यादा का मैंने जीएसटी दिया है, 30 करोड़ से ज्यादा का मैंने इनकम टैक्स दिया है, और 250-300 करोड़ मैंने कमाया, तो पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं। ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति हैं और जानते हैं कि ब्राह्मण, क्योंकि वहां केवल 3% है बिहार के अंदर, तो उनके बलबूते पे चुनाव नहीं जीता जा सकता। और क्योंकि उनको महागठबंधन में नुकसान पहुंचाना है, तो उनका जो टारगेट है आज की तारीख में, जिन लोगों को वो बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उसमें सारे के सारे ओबीसी, ईबीसी और मुसलमान हैं, जिससे महागठबंधन का नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। अच्छा, प्रशांत किशोर बताया ये जाता है कि साहब वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं। उन्होंने बीजेपी का भी स्ट्रैटेजी बनाई है, टीएमसी की भी बनाई है, जगन मोहन रेड्डी की भी बनाई है, कांग्रेस की भी बनाई है, जेडीयू की भी बनाई है, बहुत सारे दलों की बनाई है। लेकिन पप्पू यादव ने जो न्यूज 24 के कार्यक्रम में बताया कि आज तक उन्हें सफलता वहीं पे मिली है जहां पे जो सरकार सिटिंग सरकार थी, अपोजिशन की सरकार को जब उन्होंने पार्टी को समर्थन देने का प्रयास किया या उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास किया, तो पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई। उन्होंने खाट योजना चलाई थी और वो खाटी लोग उठा के चले गए, तो कांग्रेस वहां 1-1.5% वोटों में सिमट गई। अमरिंदर सिंह को उन्होंने निपटा दिया। लेकिन जगन मोहन रेड्डी एक व्यक्ति थे जिनको उन्होंने सफलता दिलाई थी। टीएमसी जो सत्ता में थी, ममता बनर्जी, उनको सफलता दिलाई थी। तो ये फिर, लेकिन उन्होंने पैसे खूब कमाए। अब ये पैसे कैसे कमाए, फीस से मिले या इन्हें दलाली से मिले, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग उठाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो उनके सामने आज के तारीख में उठा है, जो लोगों ने उठाया है, अच्छा, ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि आज के तारीख में अगर आप गोदी मीडिया को देखेंगे या ऐसे ऐसे सेफोलॉजिस्ट के आप सर्वे देखेंगे जिनका नाम ही आपने कभी नहीं सुना है, तो जैसे गुजरात के अंदर उन्होंने दिखाने का प्रयास किया था कि कांग्रेस गुजरात के अंदर बीजेपी की प्रतिद्वंदी नहीं रह गई है और वहां पे आम आदमी पार्टी सरकार भी बना सकती है, जिससे कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो वर्टिकली डिवाइड हो जाए। वही आज के तारीख में वो बिहार में कर रहे हैं, और बिहार के अंदर भी वो ये चाहते हैं कि जो एंटी बीजेपी वोट है, अगर वो प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा मजबूत दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि प्रशांत किशोर इज ए मेजर प्लेयर, तो अभी से उन्होंने 15-16% वोट उनको दिखाने शुरू कर दिए और इलेक्शन देखते देखते उसको देखिएगा 30% कर देंगे, जिससे जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट हैं, उन्हें हराना चाहते हैं, जो दलित हैं या जो ओबीसी हैं या जो मुसलमान हैं, वो डिवाइड हो जाएं महागठबंधन और प्रशांत किशोर के बीच में, और महागठबंधन इस बार जिसके जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है वो जीत जाए। समान वोट तो देखिए शिफ्ट होने नहीं, और इसीलिए उनको टारगेट भी नहीं करे प्रशांत किशोर, क्योंकि वो जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तो बस वैसे ही चले जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने सम्राट चौधरी पे, अशोक चौधरी पे और 3-4 लोगों पे और प्रश्न उठा दिया, तो उसी प्रकार से ये पृष्ठभूमि बना रहे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल ने ये पृष्ठभूमि बनवाई थी आम आदमी पार्टी के लिए कि देखिए, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के शासन में जेल भेज दिया गया, कांग्रेस के नेताओं को तो नहीं भेजा। भाई, कांग्रेस के नेताओं को तब भेजेंगे जबकि कोर्ट उनके खिलाफ जो आपने केसेस बना रखे हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को जब उन्होंने जेल भेज दिया
और उन्होंने मनीष सिसोदिया को भेज दिया, संजय सिंह को भेज दिया। तो उसके बाद एक सहानुभूति और एक प्रश्न तो लोगों के दिमाग में आया कि जब बीजेपी इनको जेल भेज रही है, इसका माने बीजेपी के एजेंट तो ये नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये थी, अंडरस्टैंडिंग थी, और आपने जाके देखा वहां पे कि अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में कहा गया कि आम खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए इनकी डायबिटीज। अरे यार, जेल में आम किसको मिलता है, मिठाई किसको मिलती है, जलेबी किसको मिलती है, दूध किसको मिलती है। तो इसका मतलब अगर उनके स्वास्थ्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी या जेल अथॉरिटीज बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं तो उनको ये न देती है, न खाने देती। इसका माने उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन एक नैरेटिव देश के अंदर बन गया कि आम आदमी पार्टी इज ए कंटेंडर, कैन गिव ए फाइट टू बीजेपी, जिससे एंटी बीजेपी वोट जो है डिवाइड हो जाए। तो ये परिस्थिति बनी। अच्छा, अब प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा फाउल खेल दिया, एक गलती कर दी। प्रशांत किशोर से जब ये पूछा गया कि आपके पास इतना पैसा कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि साहब ये नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, जो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़े बड़े पुल बनाती है, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है, और जिसके 25,000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर है। मैंने इट्स ए ह्यूज कंपनी, इट्स ए बिग कंपनी। और ये कंपनी जो है आंध्र प्रदेश की बड़ी कंपनी है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इसके प्रोजेक्ट चलते हैं। दिल्ली में इसका ऑफिस है, पटना में इसका ऑफिस है, 4-5 ऑफिस हिंदुस्तान में है, विदेश में भी हैं। इस कंपनी के बारे में अगर आपको पता हो तो ये कंपनी ने चार धाम के अंदर जो ये प्रोजेक्ट इनका बन रहा था, उसमें बहुत बड़ी सुरंग दुर्घटना हुई थी, जहां पे इनके बनाए गए प्रोजेक्ट में वो टूट गया था और उसके अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स और मजदूर दब गए थे और कई लोगों की मौत हो गई। ये नवयुग इंजीनियरिंग का केस था। महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर भी इसी प्रकार से दुर्घटना हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग दब के मर गए थे। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के अंदर भी हुआ था। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए हैं, और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट को अडानी जी ने भी खरीदा है। तो इसका माने अडानी जी और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी का भी कोई अंतर संबंध है। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है जो प्रशांत किशोर ने कहा कि साहब मेरे को 2 घंटे की कंसल्टेंसी देने के लिए नवयुग इंजीनियरिंग को मैंने 2 घंटे की कंसल्टेंसी दी, उसमें मुझे 11 करोड़ रुपए मिले। अब आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। भाई देखिए, इतनी बड़ी कंपनी जो लाखों करोड़ों का जिसका टर्नओवर हो, 25,000 करोड़ का जिसके पेंडिंग ऑर्डर्स हो, और कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, तो उसको इंजीनियर्स की तो मदद की आवश्यकता नहीं है, एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बाद खुद वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपर्ट्स हैं। लीगल टीम की वहां तक बात है, लीगल एक्सपर्ट्स भी हैं, बड़े बड़े वकीलों की भी वो ले सकता है राय, और उसमें भी। और तो अगर कोई कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कोई राय लेती है तो लीगल राय के लिए इतनी बड़ी फीस दे सकती है। फाइनेंशियल राय के लिए कि प्रोजेक्ट में पैसा हमें उठाना है, 5,000 करोड़ विदेश से उठाना है, आप एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए आप हमें एडवाइस दीजिए, 1% की फीस आपको देंगे, तो आपको इतनी बड़ी फीस दे सकते हैं, लेकिन आप हमारे लिए काम कीजिएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर ने जो कंसल्टेंसी दी है, अगर वो स्पष्ट करें और ये जनता को आके बताएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि उन्होंने किस विषय पे कंसल्टेंसी दी है। उन्हें इंजीनियरिंग के विषय में कंसल्टेंसी दी है, फाइनेंस के विषय में कंसल्टेंसी दी है, लीगल विषय में कंसल्टेंसी दी है, मार्केटिंग के इशू में कंसल्टेंसी दी है, या उनको किसी प्रोजेक्ट के लिए दलाली करने के लिए ये कंसल्टेंसी दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता के बीच में और इंडस्ट्रीज के बीच में ये खेल करते हैं। और जब आपके ऊपर, नवयुग इंजीनियरिंग के ऊपर ऐसे ऐसे केस चल रहे हो जहां पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई हो, चार धाम के अंदर, हैदराबाद के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पे वहां की सरकार आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन न ले ले, तो वहां हो सकता है कि ऐसे मिडिल मैन को जो सत्ता तक आपकी बात पहुंचाए, वहां भी पैसा पहुंचाए और खुद भी 2 करोड़ 2 घंटे की कंसल्टेंसी में आपको 11 करोड़, क्योंकि आपकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपकी एक्सपर्टाइज इलेक्शन की एडवाइस देने की है और स्ट्रेटजी बनाने की है, तो लेकिन आपकी कोई इंजीनियरिंग या फाइनेंस या लीगल एक्सपर्टाइज तो है नहीं, तो आपको 11 करोड़ रुपए क्यों 2 घंटे की कंसल्टेंसी के लिए दे दिया गया। अच्छा, जगह उन्होंने हर जगह बना रखी है, टीएमसी भी उनकी जान पहचान है, आंध्र प्रदेश में भी उनके चीफ मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल सर्कल में जान पहचान है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। तो इसका माने उन्होंने अपने रास्ते तो खोल रखे, कहीं भी जाके नेगोशिएट करके पैसे का लेन देन और रास्ता वो बना सकते हैं। इसीलिए नवयुग इंजीनियरिंग पे आज की तारीख तक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है।
तो नवयुग इंजीनियरिंग के लिए उनको पैसा मिला। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब उनको इनकम टैक्स तो उन्हें 250 करोड़ कमाने पे तो 70 करोड़ देना चाहिए था, उन्होंने केवल 30 करोड़ क्यों दिया। अब ये तो प्रशांत किशोर जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब पूछ रही है, इसका भी खेल समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आज की तारीख में प्रशांत किशोर प्रश्न किस पे उठा रहे हैं? वो प्रश्न उठा रहे हैं जेडीयू के नेताओं पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे। जैसे अरविंद केजरीवाल भी ज्यादातर, अगर आप आज टीवी डिबेट देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस पे ज्यादा प्रश्न उठा नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा उठा रहे हैं, जिससे एक वहम दे दिया जा सके कि हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हैं। और जैसे ओवैसी साहब भी करते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन महागठबंधन को जिताने के लिए वो कोई कार्य में करते हैं, इलेक्शन अपने ज्यादातर लोगों को खड़ा करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के जो एंटी वोट्स हैं वो कट जाएं, और उत्तेजनात्मक भाषण करते हैं जिससे वो चीज हो जाए। तो प्रशांत किशोर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने खुद कई सारे इंटरव्यूज में बताया है कि वो उनके जीवन काल में हर 2 साल के बाद वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी है। कभी बताते हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कभी वो बताते हैं लखनऊ में पढ़े हैं, कभी बताते हैं पटना में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये भी उन्हें नहीं पता है। तो अगर अच्छा, ये नारा जरूर देते हैं कि जो राजनीति है उसमें पढ़े लिखे लोगों का स्थान होना चाहिए, तो ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार कम से कम इंजीनियर तो है, और राहुल गांधी जो हैं वो तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, वहां की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें इनवाइट करती हैं, वहां जाके वो विद्वतापूर्ण भाषण देते हैं, वो द्विपक्षीय संवाद करते हैं, लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। और प्रशांत किशोर में बोलने की क्षमता है, कला है, जिसकी वजह से वो यूएनओ में भी उन्होंने काम किया है, और यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी की है, और उसके बाद मिडिल मैन की तरह लोगों के लिए राजनीति और इंडस्ट्री के बीच में पुल बनने का काम भी किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल अब बहुत ज्यादा, अच्छा सम्राट चौधरी पे क्यों पढ़े हैं? क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी 2 धड़े हैं, एक धड़ा सम्राट चौधरी के साथ है, एक उनके विरोध में है। सम्राट चौधरी जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के बारे में एक और आरोप लगता है प्रशांत किशोर पे, उस समुदाय के बारे में उन्होंने कोई गलत शब्दों का उपयोग कर लिया था। अशोक चौधरी के बारे में भी, क्योंकि जेडीयू में भी 2 धड़े हैं, एक अशोक चौधरी का है जो नीतीश कुमार के बहुत साथ है, एक नीरज कुमार का है, नीरज कुमार और अशोक चौधरी में भी भिड़ी हुई है। तो इसका मतलब वहां भी उनको जो पैसे का, अच्छा उनका एक बहुत खास आदमी जो उसका राइट हैंड मैन है, जिन्होंने पार्टी बनाने में सबसे ज्यादा उनकी मदद की है, वो उदय सिंह है। अच्छा, उदय सिंह पूर्णिया के सांसद रहे हैं, अब बहुत बड़े रिच परिवार के हैं, करोड़पति अरबपति आदमी। अच्छा, उनके बारे में भी बहुत सारे ऐसे संदेह हैं कि नवयुग इंजीनियरिंग के से भी उनके संबंध है, नवयुग इंजीनियरिंग को भी ठेका दिलाने में उन्होंने काम किया है। पटना के अंदर जो मेरिन ड्राइव बना है वो भी नवयुग इंजीनियरिंग में बनाया है, और वो इतना ज्यादा पकड़ है कि उनके बारे में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा, प्रशांत किशोर उससे कन्नी काट लेते हैं। उदय सिंह हमेशा उनके दाएं हाथ की तरह रहते हैं। ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि जिस वैनिटी वैन में, करोड़ों रुपए की वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर घूमते हैं, वो भी उदय सिंह की है, आरोप लगाए जा रहे हैं। यही भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका करीब 50 लाख रुपए महीने का खर्चा है, जिस प्रकार से वो लोगों को नौकरियां देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, जिस प्रकार से एमबीए और इंजीनियर्स अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं, जैसे उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, जैसे ब्लॉक लेवल के लोगों को भी पैसा देते हैं। तो पैसा ये आखिर आता कहाँ है कि कंसल्टेंसी तो उन्होंने छोड़ दी। तो पुराने पैसे से, कमाए हुए पैसे से, या उदय सिंह का पैसा है और उदय सिंह को बीजेपी से पैसा आता है, या नवयुग इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों से पैसा आता है जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेती हैं और उसके बाद वो धराशायी हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान जनता को हो जाता है, लोगों के जान माल का हो जाता है, लेकिन पूंजीपतियों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो आज के तारीख में ये चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रशांत किशोर बिल्कुल उस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, और जिस प्रकार से वो फ्रंट फुट पे आके लोगों पे अटैक कर रहे हैं और एक थर्ड फोर्स बनने का, अपना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे अरविंद केजरीवाल का है, जैसे नीतीश, ये आपके पासवान साहब का, चिराग पासवान का पिछले विधानसभा चुनाव में था, जैसा कि आपके ओवैसी साहब का था, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रशांत किशोर बिहार के अंदर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने का और एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करने का कुचक्र रच रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल एक चुनौती के रूप में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेनी पड़ेगी कि वहां पे सवर्ण वोट तो अगर प्रशांत किशोर ले जाते हैं तो उनका फायदा होगा, लेकिन ओबीसी, ईबीसी और मुसलमान वोट पे प्रशांत किशोर सेंध न लगा पाए, क्योंकि वो कोशिश उनकी भी रहेगी, ओवैसी साहब की भी रहेगी, और वही कोशिश
प्रशांत किशोर की भी रहेगी। अब सफल कैसे होते हैं, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस प्रकार के रहस्योद्घाटन होते हैं, ये सारी देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस प्रकार से सम्राट चौधरी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे प्रशांत किशोर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कुछ नहीं बोलते, ये जरूर एक संदेह का पात्र है। और अपने खुद के कदमों से प्रशांत किशोर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं बड़ी सोची समझी रणनीति से अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पे चलते हुए महागठबंधन इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।